नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रही हूँ कि हम जो प्रयास करके वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा नोट्स की जो पीडीएफ दे रहे हैं, उससे आप ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे और इस विपदा के दौरान भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आज सेकेंड ईयर की क्लास में द्वितीय वर्ष की कक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में अलाउद्दीन के राजस्व संबंधी सुधारों पर कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। अब जब हम उसके राजस्व सुधारों की बात कर रहे हैं, राजस्व का मतलब होता है बच्चों, सरकार को आय कहाँ से होती है। इन आय में जो है, जब तक अंग्रेज़ नहीं गए तब तक सबसे बड़ा जो स्रोत हुआ करता था राज्य की आय का, वो हुआ करता था ज़मीन से जो लगान आता है, जिसके लिए आपकी पुस्तकों में भू राजस्व शब्द का प्रयोग आता है। तो भू राजस्व यानी लगान के संबंध में उसने क्या क्या सुधार किए, इन सुधारों का परिणाम, इसकी चर्चा हम आगे किसी दूसरे अध्याय में करेंगे। आज जो है सिर्फ छोटा सा, क्योंकि काफ़ी सारे सुधार हैं, उनको समझाने के लिए हम लेते हैं। सबसे पहले तो अलाउद्दीन के इन सुधारों का उद्देश्य क्या था। जब भी अलाउद्दीन को हमने छेड़ा है, जब भी इस टॉपिक पे बात की है, तो मैंने ये बताया है कि अलाउद्दीन के समय मंगोलों के ज़बरदस्त आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों का मुकाबला जो है एक शक्तिशाली सेना ही कर सकती थी। इस शक्तिशाली सेना के लिए चाहिए था पैसा, अस्त्र शस्त्र, सेनाओं की रसद के लिए, सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो है वो पैसा चाहिए था। तो अलाउद्दीन के लिए ज़रूरी था। दूसरा, उसकी जो साम्राज्यवादी भावना थी, अपने राज्य का बहुत अधिक विस्तार करना। उसने अपने शासन के प्रारंभ में सिकंदर उस सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। तो ये सारी बातें हमें बताती है कि अलाउद्दीन जो है बड़ा ही साम्राज्यवादी शासक था, उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। दूसरा था कि विद्रोह की संभावना तब होती थी जबकि मध्यस्थ जो भूमिपति वर्ग है, जो ठाकुर, रावत, इसके अलावा जो भूमि के लगान से जुड़े हुए वर्ग थे, उसका दमन भी करना था। इन दोनों उद्देश्यों से उसकी पूरी भू राजस्व की नीति और उनमें जो उसने सुधार किए वो प्रेरित रहे। एक तो मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मैं अपनी सेना का खर्चा वहन कर सकूं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकूं, उत्तर पश्चिम से जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं उनका दृढ़तापूर्वक मुकाबला कर सकूं। दूसरा उद्देश्य था मध्यस्थ जो भूमिपति वर्ग था, जो सामंत थे, जो कि बार बार तख्ता पलट कर रहे थे, उनके शक्तिशाली होने की सारी संभावना को अलाउद्दीन सिरे से कुचलना चाहता था। अब इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए, इन प्रयासों को मैंने 6 पॉइंट्स में बांटा है। अगर आपके निबंधात्मक प्रश्न आता है तो इन्हीं 6 बिंदुओं को लिख करके इनके आसपास में आपका उत्तर लिखिए। काफ़ी आपका एग्जामिनर भी इम्प्रेस होगा और आप जो समझाना चाह रहे हैं वो भी अपनी बात अच्छे से अलग अलग वर्गीकृत करके समझा सकेंगे। तो पहला जो बिंदु है वो मैंने लिया है 2 आब में कर वृद्धि। अब 2 आब का मतलब होता है 2 यानी 2, 2 इंग्लिश में, आब का मतलब होता है पानी। वो क्षेत्र जो दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। उस दौरान जो गंगा मैदान की घाटियाँ थी, जिसमें एक तरफ गंगा और यमुना बहती थी, तो वो इलाका जो है उस समय विश्व के सबसे उपजाऊ इलाके में आया करता था। यहाँ भी जो है उस वक्त तक कर की जो दर है वो 1/3 यानी 33% थी। अलाउद्दीन ने इस दर को बढ़ा करके 1/2 या 50% कर दी, यानी कर की दर में लगभग 17% का इजाफा किया गया। ये इजाफा पूरे साम्राज्य में नहीं किया गया है, सिर्फ 2 आब का क्षेत्र जो साम्राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है उसमें किया गया है। जैसे ही इजाफा हुआ उसके राजस्व में जो है ज़्यादा पैसा खजाने में आना लग गया। ये था अलाउद्दीन का सबसे पहला सुधार। अब दूसरा, उस दौरान बच्चों सुल्तान तरह तरह के भूमि अनुदान दिया करता था, इक्तेदारों को इक्ता दिया जाता था। इसके अलावा मिल्क, वक्फ, इनाम, ये जो सारे इनाम तो किसी विशेष उपलक्ष्य में, कोई बात से अगर सुल्तान प्रसन्न हो तो दिया करता था। मिल्क और वक्फ जो होते थे वो धार्मिक अनुदान होते थे। अलाउद्दीन ने कहा हमको इस
अनुदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर एक बार अनुदान दे दिए जाते थे तो वो वंशानुगत हो जाते थे। व्यक्ति, उसके बाद में उसका बेटा, उसके बाद उसका पोता, पड़पोता, इस तरह से वो अनुदान लगातार चलते चले जाते थे। इनके कारण क्या हो रहा था कि इनकी जो जागीर की आय है वो आय कहाँ चली जाती थी? उन जागीरदारों के या जो उलेमा है उनके ख़जाने में। अलाउद्दीन ने सारे जब अनुदान वापस ले लिए तो ये आय का जो है राजकोष में आना निश्चित हो गया। इस तरह से एक तरफ जहाँ जो वर्ग शक्तिशाली हो रहे थे, इक़्तेदार जो थे, जिन्होंने इनाम ले रखे थे, उनके शक्तिशाली होने की संभावना को ही नहीं कुचला, बल्कि अपने राजकोष में वृद्धि भी उसके इस कदम ने कर दी। तीसरा जो सुधार अलाउद्दीन ने सबसे महत्वपूर्ण किया, उससे पहले जो बच्चों लगान का निर्धारण किया जाता था वो अनुमान से किया जाता था कि हाँ भाई इतनी ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, हो सकता है उसमें थोड़ी कम भी हो, थोड़ी ज़्यादा भी हो। बर्नी इस सुधार का उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन ने जो है अपने साम्राज्य की भूमि का मापन कराया। अब मापन क्या कराया, कैसे करवाया, क्या स्केल था उसका, क्या पैमाना था, इसके बारे में हमारे पास तत्कालीन कोई समकालीन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बर्नी इस पद्धति को मसाहत का नाम देता है और वो कह रहा है कि प्रति बिस्वा, अब बिस्वा कौन सी ज़मीन के कितने टुकड़े को कहते थे, उपज का निर्धारण किया जाता था और उसके आधार पर लगान की वसूली की जाती थी। अनुमान के आधार पर नहीं कि आपके इतने खेत में गेहूँ हैं, एक तरह के नहीं, कई लोग तरह तरह की फसलें भी बोया करते थे। कभी मक्का और कपास साथ में बो दिया, गेहूं के साथ और कोई दालें बो दी। इस तरह से वो देख करके कि कितने बीघे में कितना किया हुआ है इसका निर्धारण किया जा सका। एक तो इसमें क्या हुआ, जो कन्फ्यूजन हो रहा था, कई लोगों की ज़मीनें कम थी और लगान ज़्यादा देना पड़ रहा था, उनको फ़ायदा हुआ, और जिनकी ज़मीनें ज़्यादा थी लगान कम दे रहे थे उनको थोड़ा नुकसान हुआ। इस तरह से एक समानता की भावना जो है अलाउद्दीन ने अपने पूरे राज्य में इस कदम से पैदा कर दी। अब अगला एक सुधार था दीवाने मुस्तखराज। ये प्रश्न 1 नंबर का कंपटीशन एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की और इसका संबंध किससे था? देखो, हर बार शब्द को अगर आप ध्यान से सुनोगे, उसकी व्याख्या तरीके से करना सीख जाओगे तो आपकी आधी दिक्कत तो यही ख़त्म हो जाएगी। खराज जो है उस समय भू राजस्व को या लगान की मात्रा को, जो टैक्स हुआ करता था, उसको कहा जाता था। तो दीवाने मुस्तखराज उसने की थी। कई बार इक़्तेदार पैसा नहीं देते थे या किसान लगान बकाया रख देते थे, तो वो जो है बकाया लगान की वसूली जिन लोगों ने नहीं की थी, चाहे वो किसान हो, चाहे भूमिपति हो, चाहे इक़्तेदार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उनको सारे व्यय के कागज़ देखने के लिए और जो बकाया लगान है उसकी वसूली के लिए उसने अलग से एक विभाग की स्थापना की। इस विभाग का नाम था दीवाने मुस्तखराज। इसके द्वारा जिन भूमिपतियों ने अब तक नहीं दिया था पुराना लगान, उनसे लगान ज़बरदस्ती बलपूर्वक वसूला गया। एक तो जनता की नज़र में जो है सुल्तान की इज्जत बढ़ी, राजकोष में तो पैसा आया ही आया। अगला, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग। उस दौरान गांवों में, बड़े बड़े पंचायतों में खूत, मुकद्दम, चौधरी, ये जो थे मध्यस्थ भूमिपति वर्ग था, जो कि जनता से भू राजस्व इकट्ठा किया करता था और इनसे जो है इकट्ठा करके राज्य को दिया करता था। उसमें उनको 2 तरह के अधिकार मिले थे जिनका अलाउद्दीन ने दमन कर दिया। एक अधिकार हुआ करता था किस्मत ए खूती और एक अधिकार हुआ करता था हुकूक ए खूती। किस्मत ए खूती तो हुआ करता था कि उनका जो है अपनी ज़मीन से जो लगान दिया करता था वो रियायती दर पर लिया जाता था, और हुकूक ए खूती हुआ करता था कि जब लगान दे दिया पूरे गांव का इकट्ठा करके या जैसा परगना है उसका इकट्ठा करके उसका कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंट जो है वो अपना कहता था कि ये तो मेरी तनख्वाह है, वो उसके रूप में वसूल लिया करता था। अब मैंने आपको जब अलाउद्दीन के सैनिक सुधार बताए, सारे इंटर रिलेट होते हैं बच्चों, सारे अंतर संबंधित होते हैं। ये नहीं है कि एक चीज़ पढ़ोगे उससे दूसरी है। वहाँ मैंने बताया था कि उसने सैनिकों को वेतन देना निश्चित कर दिया, 234 टंका प्रति वर्ष, 1 अस्पा को और 2 अस्पा को 312 टंका प्रति वर्ष। इस तरह से उसने कर दिया। जब कहा कि भाई हम तनख्वाह दे रहे हैं तो आपको ज़मीन में से कोई ना किस्मत है ना हुकूक है, आप भी उसी दर से लगान दीजिए जिससे बाकी सारे किसान देते हैं, और लगान में जो आपका हिस्सा है वो सारा उसने मना कर दिया। इस तरह से क्या हुआ,
ना सिर्फ इस वर्ग का दमन हुआ बल्कि राजकोष में भी वृद्धि हुई। इसको बर्नी थोड़ा अतिशय मात्रा में दिखा के रखता है। वो कहता है कि जो खूत हुआ करते थे, ज़्यादातर हिंदू होते थे उस दौरान, कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। कोई भी इंसान अपनी बेटी को खूतों को देना नहीं चाहता था। वो अब महंगे कपड़े नहीं पहन सकते थे, घोड़े पर नहीं चल सकते थे। उनकी औरतें जो है दूसरों के घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछे करने के काम में लग गई। हालांकि बर्नी जो है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके अतिशय इसका वर्णन करता है, लेकिन हाँ, इनके विशेषाधिकारों पर दमन ज़रूर हुआ, अंकुश ज़रूर अलाउद्दीन के काल में लगा। अगला है, अलाउद्दीन ने कई सारे नए करों का आरोपण भी किया। ना सिर्फ उसने दोआब में लगान की वृद्धि करी है, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग के सारे अधिकार ले लिए हैं, सारे जो भूमि अनुदान है वो वापस ले लिए हैं। उसने एक नए भी कुछ टैक्सेस लगाए। इन नए करों में 2 कर को आपको अच्छे से याद करना है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, घरी और चराई। इन 2 करों का नाम है घरी और चराई। घरी यानी जो इंसान राज्य की ज़मीन पर, क्योंकि कह रहा है कि सारी ज़मीन जो है राजा की है, मकान बना करके रह रहा है, हर उस इंसान को कर देना पड़ता था। और चराई जो है, जिन लोगों के पास पशुधन था वो चारागाहों में, जो कि राज्य की भूमि है, वहाँ पर अपने पशुओं को चराया करते थे, तो उसकी चराई के बदले भी टैक्स वसूला जाता था। अब उस टैक्स की मात्रा कितनी थी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन घरी और चराई, इन 2 नए करों का आरोपण भी अलाउद्दीन ने किया। एक और सैनिक सुधार में भी आता है और राजस्व सुधार में भी आता है। ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगी कि युद्ध के बाद में जो लूट का माल हुआ करता था उसका 80% सैनिकों को मिलता था और 20% जो है राजकोष में जमा कर दिया जाता था। अलाउद्दीन ने इसकी दर को जस्ट उल्टा कर दिया। अब 80% कहाँ जा रहा है? राजकोष में, और 20% जा रहा है सैनिकों के पास। ठीक है ना? तो इससे क्या हो रहा है, जो राशि आ रही थी उसकी चौगुनी राशि अब राजकोष में युद्धों के बाद में आने लग गई थी। अलाउद्दीन के इन सारे प्रयासों के, ये जो सारे सुधार किए गए, इनके कारण उसका राजकोष समृद्ध हुआ। इसी के बूते वो 4.25 लाख की घुड़सवारों की लंबी चौड़ी सेना तैयार कर सका, और जो मंगोलों के आक्रमण हुए, यूरोप, एशिया, रशिया, पूरा जिन आक्रमणों से दहल गया था, चीन जैसा साम्राज्य भी, उनका अलाउद्दीन ने बड़ी ही दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया और उनके पांव उखेड़ने का विश्व में अगर काम किसी ने सबसे पहले शुरू किया था तो इसका श्रेय अलाउद्दीन को ही दिया जाता है। और कहीं ना कहीं इस सारी पटकथा में उसके जो भू राजस्व संबंधी सुधार थे वो मायने रखते हैं। इन सारे सुधारों की चर्चा के बाद आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। इसमें दीवाने मुस्तखराज की स्थापना, घरी और चराई नामक कर, इसके अलावा दोआब में कर वृद्धि, ये आपके जो हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको उस हिसाब से तैयार करिएगा। साथ ही साथ इसको निबंधात्मक प्रश्न को आप इन बिंदुओं में बांट करके लिखें तो ना सिर्फ एग्जामिनर आपसे बहुत प्रभावित होगा, आपकी जो कॉपी चेक करेगा, बल्कि आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास होगा। बिंदु यही है, भाषा आपकी अपनी होगी, उसी भाषा में आपको एक्सप्लेन करना है। धन्यवाद। जय हिंद।